अब रैक सिस्टम ने डॉक्यूमेंट्स तो रिट्रीव कर लिया है, बट यूजर को अभी तक क्योरी नहीं मिला है। अब हम उन डॉक्यूमेंट्स को कॉन्टेक्स्ट के फॉर्म में एलएलएम को देंगे ताकि वो एक एक्यूरेट आंसर जनरेट कर पाए, और मेनली वो आंसर के साथ ये भी बता पाए कि कौन सा पीडीएफ से उसने इंफॉर्मेशन लिया है। इस स्टेप को हम लोग कहते हैं जनरेशन विद साइटेशन। तो वेलकम बैक टू रैक सीरीज। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे आंसर जनरेट करते हैं, और विद साइटेशन मतलब कि कहाँ से सोर्स प्रोवाइड किया गया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम लोग अब एंड ऑफ द सीरीज है। तो जैसे कि हम लोग ने सब देख लिया था कि डॉक्यूमेंट्स को स्टोर कैसे करते हैं, फिर उसका चंकिंग, री रैंकिंग, कॉन्टेक्स्ट कंपैरिजन। ये स्टेप में हम लोग देखेंगे कि जो हम लोग ने डॉक्यूमेंट्स को रिट्रीव किया था और यूजर से क्वेरी लिया था, उसको एलएलएम को प्रोवाइड करेंगे, और वो हम लोग को एक प्रॉपर एक्यूरेट आंसर जनरेट करके देगा विद द साइटेशन। साइटेशन क्या होता है? वो सोर्स का पता बताता है कि कौन सा पीडीएफ से मतलब आंसर लिया है एलएलएम में। तो चलिए समझते हैं अब हम लोग है कहाँ। तो हम लोग ने सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स को लोड कैसे करते हैं वो देख लिया था। उसके बाद चंकिंग भी देख लिया था। उसके बाद हम लोग वो चंकिंग को एम्बेडिंग में कन्वर्ट किए, फिर वेक्टर डेटाबेस में स्टोर किए जो कि क्रोमाडीबी था। देन हाइब्रिड रिट्रीवल, जो हम लोग ने वेक्टर सर्च और BM25 यूज करके डॉक्यूमेंट्स को रिट्रीव किया था। और जो डॉक्यूमेंट्स रिट्रीव हुआ था उसको रीड एंड फिर से किए थे। और उसके बाद हम लोग कॉन्टेक्स्ट कंपैरिजन यूज किए थे, ठीक है। जो हम लोग का यूजफुल इंफॉर्मेशन नहीं था वो सब रिमूव करके जो पार्ट हम लोग का यूजफुल था, 3-4 लाइन वो डॉक्यूमेंट से रिट्रीव किए थे। अब यहाँ बीच में हम लोग का और एक स्टेप है जो कि मैं आपको जब कोड वॉक थ्रू देखेंगे उसमें सिंपल समझा दूंगा, बहुत छोटा सा है, जिसको हम लोग कहते हैं क्वेरी ट्रांसफॉर्मेशन। हम लोग जो यूजर क्वेरी करता है उसको 3 फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे ताकि एलएलएम को और अच्छे से क्वेश्चन समझ आए, क्योंकि सबका इंग्लिश बेटर नहीं होता है, या कोई को ग्रामर मिस्टेक होता है सिंपल सा ना। तो एक प्रॉपर वे में क्वेश्चन करने के लिए हम लोग क्वेरी ट्रांसफॉर्मेशन एक और मतलब मॉड्यूल बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग अब भी फिलहाल है जनरेशन वाले स्टेप में, ठीक है। इसके बाद हम लोग का आंसर जनरेट होके मिल जाएगा। तो जनरेशन स्टेप में हम लोग क्या सीखेंगे वो समझते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि हम लोग एलएलएम को डायरेक्ट क्यों नहीं पूछ लेते हैं कि सिंपल हम लोग क्या करेंगे, यूजर का क्वेरी है, एलएलएम को दे देंगे, वो आंसर करेगा, राइट। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आता है वो समझते हैं। अब प्रॉब्लम क्या था, हम लोग जो डायरेक्ट एलएलएम को क्वेश्चन पूछते हैं तो मे यूज इंटरनल नॉलेज। इंटरनल नॉलेज मतलब जो एलएलएम ट्रेन होता है बिलियंस ऑफ डेटा में, ठीक है, वो डेटा यूज करके वो आंसर दे सकता है, ठीक है। उससे क्या होगा, मे मेक एजम्पशन, मतलब कि वो एज्यूम कर सकता है कि हाँ ये आंसर हो सकता है या ये हो सकता है, ठीक है। एज्यूम करेगा, उसके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है वो डेटा के लिए, ठीक है। उसके बाद कैन हेलुसिनेट। अब जिसलिए हम लोग रैग यूज कर रहे हैं ताकि हम लोग का एलएलएम हेलुसिनेट ना करे, वही चीज हेलुसिनेट करेगा तो फायदा ही क्या हुआ, राइट। उसके बाद क्या आएगा, नो सोर्स वेरिफिकेशन, मतलब कि आप कुछ भी गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट्स के लिए पूछ रहे हैं या आप कंपनी की पॉलिसी के बारे में पूछ रहे हैं, तो उसके पास वेरिफिकेशन सोर्स ही नहीं रहेगा। तो आप कैसे वेरीफाइड करिएगा कि ये जो आंसर आपको प्रोवाइड किया गया है वो एक्यूरेट है। बट हम लोग जब या रैग यूज करते हैं तो उससे क्या होता है, यूजर क्वेरी पूछता है, उसके रिलेटेड डेटाबेस से, जो हम लोग खुद बनाते हैं डेटाबेस, कंपनीज का हो गया या कोई गवर्नमेंट का डेटाबेस हो गया, ठीक है। तो वो रिट्रीव करता है कॉन्टेक्स्ट, उसके बाद एलएलएम को देता है, उसके बाद ग्राउंडेड आंसर मिलता है। ग्राउंडेड आंसर मतलब जो आपने डेटा प्रोवाइड किया है उसके बेसिस में एलएलएम आपको आंसर करेगा, ठीक है। तो इससे फायदा क्या होता है, आंसर फ्रॉम रिट्रीवल एविडेंस, ठीक है, नॉट एजम्पशन। तो हम लोग के पास एविडेंस है जो एलएलएम हम लोग को आंसर कर रहा है, ना कि एजम्पशन कर रहा है, ठीक है। तो ये फायदा होता है आपका रैग में। उसके बाद हम लोग समझते हैं कि रैग जनरेशन वर्क कैसे करता है। अब ये वर्क कैसे करता है, यूजर ने क्वेरी किया, ठीक है, रिट्रीव कॉन्टेक्स्ट हुआ, सोर्स 1, सोर्स 2, सोर्स 3, 3 डॉक्यूमेंट से रिट्रीव हुआ। उसके बाद उसको एलएलएम को देंगे तो वो फाइनल आंसर देगा। तो ये 4 स्टेप फॉलो करता है, ठीक है। मतलब कि हम लोग इसमें तो बहुत फिल्टरिंग वो कर रहे हैं। तो री रैंकिंग, कॉन्टेक्स्ट कंपैरिजन, ये सब आपके ऊपर होता है अगर आपको रैक को एडवांस बनाना है। बट बेसिक रैक में इतना ही फॉलो होता है कि रिट्रीव किया डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद एलएलएम को दिया, एलएलएम आंसर करेगा, ठीक है। अब समझते हैं साइटेशन क्यों यूज कर रहे हैं हम लोग को, क्यों जरूरत है कि सोर्स कहाँ से लिया है वो भी बताओ। अब समझते हैं कि डोंट जस्ट गिव एन आंसर, गिव एविडेंस। इसका मतलब कि कोई भी कंपनी है, आपको अगर लीव लेना है, आप कंपनी के चैटबॉट से पूछ रहे कि मैं कैसे लीव ले सकता हूँ या कितना हम लोग को लीव मिलता है। अब चैटबॉट ने बोल दिया कि तुम 10 लीव ले सकते हो, ठीक है। बट बाद में तुम्हें एचआर पूछ रहे हैं, तुमने किसे पूछ के एक लीव लिया,
तुम बोलोगे चैटबॉट ने बोला। अब तुम्हें लाइक पूछेगा कि चैटबॉट ने बोला, इसका प्रूफ लिखा हो कि कौन सा पॉलिसी में लिखा हुआ है कि हम लोग का कंपनी 10 लीव प्रोवाइड करता है। तो यहाँ लाइक बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, ठीक है। जैसे कि मैंने एग्जांपल भी लिया, अगर हम लोग साइटेशन यूज नहीं करते हैं, तो क्या होगा, हम लोग को क्या देगा आंसर चैट जीपीटी, एम्प्लॉय आर एंटाइटल्ड टू 20 लीव्स ऑफ एनुअल लीव, ठीक है, 20 डेज ऑफ एनुअल लीव, बस इतना है, ठीक है। आप तो खुश हो गए, हाँ 20 लीव ले सकते हैं, आप लीव ले लिए। बट एचआर पूछ रहा है तुम्हें किसने बताया, आप बोले एआई चैटबॉट ने, ठीक है। बट वो बोलेगा कि एविडेंस बताओ, बट एविडेंस तो आपके पास है ही नहीं, ठीक है। बट आप अगर साइटेशन के साथ यूज करते हैं तो इससे क्या होगा, हम लोग को यहाँ सोर्स टू देखने मिल जाएगा। अब सोर्स टू मतलब क्या हो रहा है, यहाँ सिंपल समझे, आपको आंसर मिल रहा है, सोर्स टू मिल रहा है। सोर्स टू क्या बता रहे हैं कि कौन सा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से उसने आंसर किया है। तो आपको अगर एचआर पूछे आपको किसने बताया कि 20 लीव अवेलेबल है, तो आप बोलिएगा सोर्स टू। सोर्स टू का आपके साथ पीडीएफ का नाम होगा, आप डेटाबेस में जाइएगा, सोर्स टू से पीडीएफ खोलिएगा, वो पीडीएफ में लिखा होगा, ना ही आपको एचआर कुछ बोलेगा, और आपको छुट्टी भी अच्छा खासा मिल जाएगा, ठीक है। तो ये काम करता है साइटेशन। इससे क्या होता है, ट्रेसेबल होता है, वेरीफाइड होता है आंसर, और ट्रस्टवर्दी होता है। समझ गए ना साइटेशन का इंपॉर्टेंस। उसके बाद हम लोग सोर्स अवेयर जनरेशन, जो मैंने अपने प्रोजेक्ट में यूज किया है वो बताता हूँ कैसे किया है। तो हम लोग का सोर्स वन है एचआर पॉलिसी पीडीएफ, उसके बाद उसका रिलेवेंट कॉन्टेक्स्ट रहेगा। फिर सोर्स टू क्या है, लीव पॉलिसी, उसका रिलेवेंट कॉन्टेक्स्ट रहेगा। फिर सोर्स थ्री में क्या होगा, हम लोग का एम्प्लॉय हैंडबुक, उसका रिलेवेंट कॉन्टेक्स्ट। तो ऐसे हम लोग का आंसर जनरेट मिलेगा, मतलब कि क्योरी देंगे हम लोग, फिर नंबर सोर्स देंगे, उसके बाद स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन। तो ये मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगा कि क्या इंस्ट्रक्शन होगा। उसके बाद एलएलएम को देंगे, एलएलएम क्या देगा, हम लोग को आंसर तो देगा, बट वो सोर्स भी बताएगा कि कहाँ से वो आंसर करता है। तो समझ गए होंगे आप। उसके बाद आता है कंट्रोलिंग द एलएलएम विथ इंस्ट्रक्शन। अब इसका मतलब क्या है, अब ये देखिए मैंने अपना लाइक रैक प्रोजेक्ट में एक प्रॉम्प्ट लिखा है, ये प्रॉम्प्ट क्या कर रहा है ये समझते हैं। अब सोचिएगा कि अगर हम लोग के पास रिट्रीवल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, अगर चैटबॉट में गया वो तो वैसे ही बना के दे देगा, राइट। बट ये प्रॉम्प्ट हम लोग यूज किए ताकि वो वैसा आंसर ना कर पाए। मतलब कि फर्स्ट में लिखा है आंसर द क्वेश्चन यूजिंग ओनली द इंफॉर्मेशन इन द कॉन्टेक्स्ट बिलो। अब ये कॉन्टेक्स्ट बिलो क्या है, कॉन्टेक्स्ट बिलो जो हम लोग रिट्रीव किए आंसर वो हो गया कॉन्टेक्स्ट टेक्स्ट, ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट बिलो ये समझ लीजिए। उसके बाद आता है साइट इच फैक्चुअल स्टेटमेंट यूजिंग द एग्जैक्ट सोर्स नंबर वेयर दैट फैक्ट अपेयर। मतलब कि हम लोग को नंबर भी देना है कि कौन सा सोर्स से तुमने आंसर लिया है, वो भी बताना है। उसके बाद इधर बोल रहे हैं कि दो डॉक्यूमेंट्स को तब तक कंबाइन नहीं करना जब तक उन लोग का फैक्ट सेम ना हो। तो ये हो गया। उसके बाद ये लास्ट इंपॉर्टेंट आ रहा है, इफ द आंसर इज नॉट प्रेजेंट इन द कॉन्टेक्ट से एग्जैक्टली आई कैन नॉट फाइंड दिस इंफॉर्मेशन इन द प्रोवाइडेड सोर्स। अब सिंपल, अगर कॉन्टेक्स्ट टेक्स्ट एम्प्टी रहा या कोई डॉक्यूमेंट्स उसमें नहीं रहा, तो तुम डायरेक्ट बोल देना कि मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है प्रोवाइडेड सोर्स से। उसके बाद जो हम लोग का आंसर है वो आंसर कर देगा। तो ये आपका थ्योरी पार्ट हो गया जनरेशन में कैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग कोड वॉक थ्रू देखते हैं और उसमें भी हम लोग समझते हैं क्योरी ट्रांसफॉर्मर क्या है, जो कि छोटा सा पार्ट है। तो चलिए वीएस कोड में चलते हैं। तो हम लोग वीएस कोड में आ चुके हैं, अब समझते हैं कोड कैसे काम करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको जैसे बताया था क्योरी ट्रांसफॉर्मर बोल के हम लोग ने एक मॉड्यूल बनाया था, वो समझ लेते हैं इसमें क्या हो रहा है। अब यूजर कोई भी क्योरी पूछेगा, ठीक है। मैं कोड थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ठीक है। हाँ, तो यूजर कोई भी आपको क्योरी पूछेगा, तो यूजर का क्योरी कितना एक्यूरेट होगा या वो प्रॉपर क्वेश्चन कर पा रहा है कि नहीं, वो डिपेंड करता है यूजर के ऊपर, राइट। तो उसको थोड़ा फिक्स करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्योरी ट्रांसफॉर्मर भी यूज करते हैं। मतलब कि क्योरी को हम लोग 3 फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, 4 फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे मेरा लाइक पॉलिसी बेस लाइक रैक प्रोजेक्ट है, जिसमें एचआर, फाइनेंस और आईटी पॉलिसी के हिसाब से आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से मैंने क्या लिखा है, एक्सप्लेन बेस। बेस क्या है, हम लोग का ओरिजिनल क्योरी जो है, यूजर क्योरी पूछ रहा है, एक्सप्लेन करने बोल रहा हूँ मैं उसको। उसके बाद मैं क्या बोल रहा हूँ, व्हाट आर द रूल रिलेटेड टू बेस, ठीक है। उसके बाद पॉलिसी रिगार्डिंग बेस, कंपनी गाइडलाइंस फॉर बेस। तो आप समझ रहे, एक क्वेश्चन को मैं 4 क्वेश्चन बना दे रहा हूँ एलएलएम के लिए, एक इंस्ट्रक्शन टाइप का, ठीक है। उसके बाद ये जब आंसर देने लग जाएगा, हम लोग को लाइक रिटर्न में क्या मिलेगा, दिस क्वेरी रिफर टू ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी रूल, ठीक है, उसका रूल बता देगा। उसके बाद लाइक हम लोग का डॉक्यूमेंट्स प्रोसीडियर रिलेटेड टू क्वेरी क्या होगा, द आंसर इज एक्सपेक्टेड टू फाउंड इन द पॉलिसी और एचआर डॉक्यूमेंटेशन। तो ऐसे करके हम लोग को क्या कर रहे हैं, हम लोग क्वेरी को ट्रांसफर कर दे रहे हैं, मतलब ट्रांसफॉर्म कर दे रहे हैं, चेंज कर दे रहे हैं थोड़ा। क्वेश्चन वही है बट हम लोग लिखने का
लाइक वे चेंज कर दे रहे ताकि एलएलएम को अच्छे से समझ आए। तो क्वेरी ट्रांसफॉर्मर ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इतना ही है, ठीक है? आप इतना ही समझ जाइए कि हम लोग यूज़र क्वेरी को थोड़ा ट्रांसफर कर रहे हैं। अब मेन हम लोग आते हैं कि जनरेशन और साइटेशन क्या होता है? तो लाइब्रेरीज़ इधर कुछ नया नहीं है। अब यहाँ देख रहे होंगे ग्रॉक एलएलएम। लास्ट वीडियो मैंने बोला था आपको ग्रॉक के ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो अपलोड करूँगा, तो आपको आई बटन में दिख रहा होगा एआई चैटबॉट बोल के, उसमें ग्रॉक एपीआई कैसे यूज़ करते हैं, वो मैंने पूरा प्रॉपर डिटेल आपको समझाया है। तो वो देख लीजिएगा, आपका ये पूरा कवर्ड हो जाएगा, ठीक है? तो अब समझते हैं हम लोग जनरेटर कैसे काम करता है। अब यहाँ मैंने क्लास रैग जनरेटर बोल के एक बनाया है, ठीक है? अब यहाँ आप देख रहे होंगे कि मैंने एक कमेंट लिखा है, फाइनल आंसर जनरेटेड यूजिंग लोकल लामा। तो लोकल एलएलएम। तो ये मेरा पहला जो मैंने लाइक लोकल मतलब ये प्रोजेक्ट बना रहा था, मैं लोकल एलएलएम यूज़ कर रहा था, जो कि ओलामा से अब यूज़ कर सकते हैं। बट अभी मैंने कंप्लीटली इसको स्विच कर दिया है एपीआई बेस में, ठीक है? तो इसलिए ये सब कमेंट थोड़ा पुराना है बट कोड पूरा अपडेटेड है, ठीक है? जैसे इधर भी कमेंट लाइक पुराना है, ओलामा ब्रैकेट में लिखा है, ठीक है? तो उतना आप उसमें कन्फ्यूज़ मत होइएगा, ठीक है? अब पहले देखते हैं हम लोग जो क्लास बनाए थे रैग जनरेटर, उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें हम लोग एक कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं। कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं, उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, सेल्फ पास कर रहे हैं। सेल्फ आपको पता ही होगा क्यों पास करते हैं पाइथन में। उसके बाद मैक्स कंटेन कैरेक्टर, ठीक है? तो आप इसको 6000 रख रहे हैं। अब इसका मतलब क्या? अब एलएलएम को एक साथ पूरा डॉक्यूमेंट्स दे दीजिएगा तो आपका टोकन लाइक मतलब क्या होता है, टोकन लिमिट होता है, ठीक है? कोई भी एलएलएम का। तो अब एक साथ कॉन्टेक्स्ट दीजिएगा तो एलएलएम ब्रेक हो जाएगा, मतलब आंसर नहीं कर पाएगा, राइट? तो हम लोग एक लिमिट रख दे रहे हैं कि जितना भी क्वेरी होगा या डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड है, 6000 कैरेक्टर से ज़्यादा हम लोग एक साथ पास नहीं करेंगे। तो ये हो गया, ठीक है? समझ गए? उसके बाद ये प्रिंट मैसेज है, ग्रॉक एलएलएम को इनिशियलाइज़ कर रहे हैं और मैक्स कैरेक्टर को, तो ये हो गया। अब यहाँ मैंने एक फंक्शन बनाया है जिसका नाम है जनरेट विथ साइटेशन। अब हम लोग यहाँ साइटेशन को जनरेट कर रहे हैं, ठीक है? तो इधर क्या कर रहे हैं, हम लोग क्वेरी ले रहे हैं यूजर का और कॉन्टेक्स्ट डॉक्स। इधर आप देख रहे हैं डॉक्यूमेंट्स लिख के नहीं हम लोग पास कर रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट डॉक्स क्यों पास कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग कॉन्टेक्स्ट कंपैरिजन में हम लोग क्या रिटर्न कर रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स, ठीक है? इसलिए इधर कॉन्टेक्स्ट डॉक्स है। अब रिट्रीवल डॉक्यूमेंट्स डायरेक्ट पास नहीं हो रहा है, जो हम लोग का री-रैंक होके कॉन्टेक्स्ट कंपैरिजन होके जो फिल्टर्ड मिल रहा है हम लोग को, वो है कॉन्टेक्स्ट डॉक्स, ठीक है? तो ये हो गया। उसके बाद हम लोग जब अगर यूजर का क्वेरी सही नहीं रहा, तो हम लोग क्या कर देंगे, इनवैलिड क्वेरी लिख देंगे। अगर हम लोग के पास जो कॉन्टेक्स्ट है, उसमें रिट्रीवल डॉक्यूमेंट्स ही नहीं रहा, तो हम लोग क्या कर देंगे, आई कैन नॉट फाइंड दिस इन्फॉर्मेशन इन द प्रोवाइडेड सोर्स, ठीक है? तो हम लोग का रिट्रीवल डॉक्यूमेंट्स में इन्फॉर्मेशन ही नहीं था, वो लिख देंगे। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, एक कॉन्टेक्स्ट टेक्स्ट बोल के एम्प्टी स्ट्रिंग बना रहे हैं और टोटल कैरेक्टर बना रहे हैं ताकि हम लोग ट्रैक करते रह पाए कितना कैरेक्टर हम लोग का स्टोर कर लिया कॉन्टेक्स्ट टेक्स्ट में, ठीक है? अब यहाँ हम लोग फॉर लूप यूज कर रहे हैं, ठीक है? एक-एक डॉक्यूमेंट्स को लेंगे और उसमें सोर्स और उसका मतलब सोर्स नंबर को अटैच करेंगे। कैसे? अब सोर्स जो है हम लोग सोर्स में क्या लिख रहे हैं, सोर्स मतलब आप समझ जाइए जो पीडीएफ का नाम होगा वो सेव होगा, ठीक है? तो डॉक डॉट मेटा गेट सोर्स या अननोन रहेगा, ठीक है? तो ये हो गया। उसके बाद ब्लॉक मतलब वही हो रहा है कि डॉक्यूमेंट्स का नाम और सोर्स नंबर, ठीक है? तो यहाँ आप देख रहे होंगे सोर्स i+1 है। i+1 क्यों हो रहा है आपको पता होगा, लूप जब भी चलता है वो 0 से चलता है, राइट? तो इसलिए 0+1 तो सोर्स 1 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग सोर्स हो गया और डॉक्यूमेंट्स का पेज कंटेंट हो गया। ये सोर्स में पीडीएफ का नाम होगा और ये पूरा कंटेंट होगा वो पीडीएफ में। उसके बाद हम लोग का यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं टोटल कैरेक्टर। अब टोटल कैरेक्टर कैसे पता चलेगा? जो हम लोग का ब्लॉक है उसमें कितना कैरेक्टर है, तो सिंपल लेंथ ब्लॉक कर देंगे, तो हम लोग को टोटल कैरेक्टर स्टोर हो जा रहा है। अब इधर हम लोग क्या चेक कर रहे हैं, अगर हम लोग का टोटल कैरेक्टर से बड़ा हो गया, टोटल कैरेक्टर बड़ा हो गया मैक्स कंटेंट कैरेक्टर से, तो हम लोग इधर ही ब्रेक कर देंगे, ठीक है? और अगर बड़ा नहीं हुआ तो ये लूप कंटिन्यू रहेगा। अब जो हम लोग को टोटल कैरेक्टर मिल जाएगा मतलब कॉन्टेक्स्ट टेक्स्ट मिल जाएगा, उसको हम लोग कॉन्टेक्स्ट टेक्स्ट सॉरी ब्लॉक जो मिल जाएगा उसको कॉन्टेक्स्ट टेक्स्ट में ऐड कर देंगे। तो इतना आप समझ गए हम लोग कैसे साइटेशन अटैच कर दिया है। उसके बाद यहाँ प्रॉम्प्टिंग आ रहा है, जो मैंने आपको जस्ट थ्योरी में समझाया कि प्रॉम्प्टिंग कैसे काम कर रहा है। तो ये वाला पार्ट आप समझ चुके हैं, राइट? अब यहाँ देखिए, सिंपल हम लोग ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक यूज़ कर रहे हैं इसमें, क्योंकि एपीआई एरर भी बहुत आ सकता है, इसलिए हम लोग ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक में इसको यूज़ कर रहे हैं। अब आंसर हम लोग क्या करें, आंसर इक्वल टू सेल्फ डॉट एलएलएम जनरेट प्रॉम्प्ट। अब यहाँ देख रहे होंगे आप प्रॉम्प्ट बस पास कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि हम लोग रिलेटिव डॉक्यूमेंट्स और लाइक क्वेरी क्यों नहीं पास कर रहे हैं? बट हम लोग जो प्रॉम्प्ट लिखे है इसमें हम लोग पास कर दे रहे हैं कॉन्टेक्स्ट टेक्स्ट और क्वेरी, ठीक है? एक साथ तीन ही पास हो जा रहा है। तो ये हो गया। अब जो हम लोग का आंसर आएगा, अगर जो आंसर है हम लोग का एम्प्टी रहा, एम्प्टी लिस्ट रहा, तो हम लोग क्या करेंगे, आई कैन नॉट फाइंड दिस इन्फॉर्मेशन इन द प्रोवाइडेड सोर्स।
तो आंसर प्रोवाइड नहीं करेगा, मतलब एलएलएम का आंसर ये रहेगा। बट वही रिटर्न कर देंगे आंसर डॉट स्ट्रिप, ठीक है। और अगर कुछ एरर आता है तो एक्सेप्ट ब्लॉक में क्या होगा, रिटर्न जनरेशन फील्ड स्ट्रिंग। तो ये पार्ट आप समझ गए होंगे। अगर हम लोग का आंसर एम्प्टी रहा तो ये इन्फॉर्मेशन पास होगा, और अगर आंसर रहा तो डायरेक्ट हम लोग आंसर को स्ट्रिप करके सेंड कर देंगे। तो ये पार्ट हो गया आपका जनरेशन विद साइटेशन। अब नेक्स्ट वीडियो लास्ट वीडियो होगा जिसमें हम लोग रैक का कंप्लीट पाइपलाइन देखेंगे, ठीक है। ये रहा आपका रैक का कंप्लीट पाइपलाइन। आप देख सकते हैं सब जितना हम लोग स्टेप सीखे थे सब मॉड्यूल को इम्पोर्ट किया हम लोग ने, ठीक है। वो मॉड्यूल को इंपोर्ट करके कैसे कंबाइन करते हैं वो सीखेंगे हम लोग, ठीक है। और अगर आपको इसके बाद भी फास्ट एपीआई डॉकर का वीडियो चाहिए होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं वो भी एक्सटेंड करके आपको ये लिस्ट में लाइक ये सीरीज में कंटिन्यू कर दूंगा। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर कोई भी डाउट हुआ तो कमेंट कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।